अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया है। उनके खिलाफ जो एवनफील्ड रेफरेंस जिसमें उन्हें सज़ा सुनाई गई थी, आज वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दी है। आपको बताएं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर मरियम नवाज़ की सज़ा कलअदम करार दी गई है, प्रोसिक्यूशन की जानिब से क्या खामियाँ सामने आईं और क्या एविडेंस प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश किया जिसको अदालत ने तस्लीम नहीं किया। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। सोहेल रशीद साहब, आज का जो केस था उसमें प्रोसिक्यूशन से बार बार ये पूछा गया कि आप बताएं कि मियां नवाज़ शरीफ का और मरियम नवाज़ का उन प्रॉपर्टीज़ से क्या ताल्लुक़ है, किस तरह से ताल्लुक़ जोड़ा जाता है, जिसमें बज़ाहिर प्रोसिक्यूशन नाकाम रही है। आपका इस पर क्या तबसरा है? तबसरा इस पे क्या कर रहे हैं, अब तो कोर्ट का जो है वो फैसला आ गया है और उन्होंने लैब के जो भी एविडेंस थी या नहीं थी उसको नहीं तस्लीम किया और कोर्ट ने एक्विट कर दिया है मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर को। आप जो बात पूछ रहे हैं कि एविडेंस क्या थी क्या नहीं थी, तो पहले हम एक हक़ाइक़ पे आते हैं कि ये केस सारा था कि लंदन में एक जायदाद है, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, वो नीलसन और निस्कोल नामी कंपनी की मलकियत है और उनकी लंदन का जो अपना महकमा दाखिला है, वहाँ की जो क्राइम एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है, उसका लेटर मौजूद है अपने इंटीरियर डिपार्टमेंट को। इसमें लिखा हुआ है कि इसकी मालिक बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज़ हैं। तो मरियम नवाज़ के अपने ज़राए आमदन नहीं है, लिहाजा ये पब्लिक ऑफिस होल्डर की बेटी हैं, तो लिहाजा ये जवाब देंगे कैसे बनी। ये था सारा केस। वो प्रॉपर्टी आज भी लंदन में मौजूद है। मियां नवाज़ शरीफ इस वक्त भी वहाँ पर मौजूद हैं, मुकीम हैं, उनके बेटे वहाँ पर रहते हैं, उसको ऑन करते हैं। पूरा केस ये कोई 4 साल चला, जिसने पूरे सियासी निज़ाम को जकड़े रखा। आज ये केस ख़त्म हो गया है, आज इसमें बरियत हो गई है, प्रॉपर्टी वही मौजूद है। उन्होंने नहीं बताया कि हमने कैसे बनाई थी, नैब भी ये नहीं दिखा सका कि ये कैसे बनी थी, लिहाजा केस खत्म हो गया है, प्रॉपर्टी वही मौजूद है। अच्छा सोहेल साहब, अदालत कहती है ये हुआ है सारा मेरी नज़र में जो इसका एक पूरा सम अप बनता है अदालत और ये हक़ाइक़ है, इस केस के फैक्ट्स हैं। कोर्ट ये कहती है कि नैब ने दिखाना था कि ये किन ज़राए से बनाई गई और वो ज़राए आमदन से ज़ायद थे। ठीक है, ये कोर्ट पूछ रही थी। नैब ये कह रहा था कि फॉरेन टेरिटरी का केस है, फर्स्ट केस है जिसमें जायदाद बाहर है और उसे हमने साबित करना है। और बाहर जायदाद बनाने वाले ने खुद नैब कहता था कि बताना है कि मैंने किस ज़राए से बनाई, क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है। ट्रायल में जो है वो हज़रत उमर के दौर के किसी भी 1-2 बार कोर्ट किए गए प्रोसिक्यूटर्स की जानिब से कि उनसे पूछा गया था कि कैसे बनाई, तो उन्होंने बताया था खुद कि मेरे बेटे ने दी तो मैंने बनाई। तो लिहाजा ये भी खुद बनाए पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हुए बताएँ कि हमने कैसे बनाई है। लेकिन पाकिस्तानी लॉ जो है उसको अगर हम प्रेसिडेंट देखें तो कोर्ट ने ठीक फैसला दिया है कि उसमें प्रोसिक्यूशन ने बताना है कि अच्छा जी इतनी इनकी इनकम है, ये जो असासा बनाया इसकी वैल्यू इतनी है, इनकी इनकम से ये मैच नहीं करती, उससे ये ज़्यादा है। अदरवाइज़ नैब केसेस में यही होता है, वही इस केस में भी अप्लाई किया गया है और उसमें नैब नाकाम रहा है, क्योंकि एक तो यूके से कोई हमारे एग्रीमेंट नहीं थे। उस वक्त MLAs जो लिखे गए थे लेटर्स रवायत के लिए JIT की जानिब से, उनका यूके ने जवाब नहीं दिया था, सिर्फ UAE से जवाब आया था एक कि जी जो ज़राए बता रही है शरीफ फैमिली कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी अहली फैमिली के साथ और उनसे जो है वो वापस हमें ये प्रॉपर्टी मिली है। तो UAE ने डिनाई किया था कि यहाँ पे ऐसी कोई भी हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई थी। एक ही MLA का जवाब आया था। बाकी बरतानिया में ये जायदाद है, वहाँ से ना इस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के टाइटल डॉक्यूमेंट नैब के पास है कि जी बताए जो कि ये फ़लाँ की मलकियत है और फ़लाँ वक्त ये ख़रीदी गई। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है भी तो वो कापी है, वेरीफाइड अच्छा है, लेकिन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट की कापी है। सोहेल साहब, कोर्ट का तो ये उस पर कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट ने कहा हमारी जो इससे पहले नज़ीरें अदालती उसमें ये एविडेंस आपकी नहीं तस्लीम होती और ना नैब का ये उज़्र तस्लीम किया कोर्ट ने कि जी चूँकि बाहर थी तो हम नहीं कर सके। कोर्ट ने कहा, जस्टिस अमर फारूक के रिमार्क थे कि नैब इससे बेहतर इसे कर सकता था। वाजिज़ या जो JIT के सरबराह थे उनको जब अगर वो कहते हैं जी कि 500 मिलियन की ये प्रॉपर्टी है या 700 की, या उनके जहन में अगर ये आ गया था तो उनको चाहिए था कि वो इसे प्रोसीड करते और उसके जो टाइटल डॉक्यूमेंट्स थे वो लेके आते। तो लेकिन वो चूँकि रिकॉर्ड पे नहीं थे उस वक्त, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा हुआ था कि नैब ने इतने वक्त में लाजमी रेफरेंस दायर करने हैं। अब नैब का रेफरेंस तो तब दायर होता है जब नैब खुद सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था और वो सारी चीज़ें अल्टीमेटली मुल्ज़मान की फेवर में गई हैं और वो आज बरी हो गई। आप ये कहते हैं कि अगर डेडलाइन ना दी जाती, इतनी हेस्ट में ये केस ना चलाया जाता, तो नैब खुद से भी एविडेंस कलेक्ट करता
खुद उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करता, जिस तरह JIT की जानिब से जो मालूमात दी गई थी, तो उस पर मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ मजबूत केस होता। ये एक कमज़ोर केस था जिसकी बुनियाद पे मरियम नवाज़ को फ़ायदा मिला और आज वो बरी हो। मैं 100% ये कहता हूँ, जैसे इमरान फारूक कत्ल केस में आपने UK से सबूत लेने थे ना, तो आपने उनसे एक एग्रीमेंट किया था, फिर जाके कोर्ट के सामने इमरान फारूक का मर्डर स्टैब्लिश हुआ था, डेथ सर्टिफिकेट भी तब मिला था जब उनको आपने एग्रीमेंट किया कि हम इन्हें सजाएं मौत नहीं देंगे और कोई भी सज़ा दे देंगे, आप हमें दे दें। आप इस केस में भी टाइम दे दें नैब को, आप गवर्नमेंट लेवल पे कह दीजिए कि अच्छा जी हमारी एक क्राइम हुआ है, तो उसके तहत हम UK से देखते हैं कि कैसे वहाँ से हमें ये डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, उसके एग्रीमेंट्स करते, इन्वेस्टिगेशन में आती सारी चीज़ें सामने रिकॉर्ड पे रखी जाती, फिर नैब देखता कि क्राइम बनता है या नहीं, फिर रेफरेंस दायर होता। लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए था, टाइम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे दी थी, इतने टाइम में आप रेफरेंस दायर करें। नैब ने तफ्तीश के लिए जब मुलजमान को समन किया, तो समन का जवाब ये था जी कि हम पेश होकर क्या करेंगे, आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा रेफरेंस दायर करना ही करना है, तो आप रेफरेंस दायर करें, हम देख लेंगे। अच्छा सोहेल साहब, नैब पे हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगता रहा है, क्या ये एलिमेंट भी कहीं ना कहीं शामिल है कि अब हुकूमत तब्दील हो चुकी है, मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत है और उनकी अपनी हुकूमत होते हुए चेयरमैन नैब उन्होंने अपना लगाया है, तो ये फैक्टर क्या डोमिनेंट रहा है या रह सकता है कि इस वजह से भी मरियम नवाज़ को कोई रिलीफ मिला हो? आप जो बात कर रहे हैं वो पब्लिक परसेप्शन की है पाकिस्तान में, ये अनफॉर्चुनेटली ये एक फैक्ट है कि ऐसी परसेप्शन हमेशा रही है, आज भी वो मौजूद है। और लोग जो ले मैन होता है, जो थर्ड पे डिस्कस करता है ना, वो यहाँ पे कोर्ट में आके मेरिट्स नहीं देखा करता, वो ये देखता है किसका दौर है और क्या फ़ैसले आ रहे हैं। ये मैं इसको टोटली राइट भी नहीं समझता कि कोई तरीका ठीक है कि हर चीज़ को ऐसे देखा जाए। आप मेरिट्स पे चीज़ें को देखा करें, और आज के दिन कम अज़ कम हमें ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफ्दर बाइज़्ज़त बरी हुए हैं, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। कोई उसमें अगर मगर इफ़ बट कोई चीज़ में शामिल करना ही नहीं चाहता, बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। निज़ाम की खामियाँ थी, हम डिस्कस करते रहेंगे, सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। एविडेंस उनके खिलाफ कोर्ट की टेबल तक नहीं आ सका, उसके पीछे सारे फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि वो एविडेंस इकट्ठा करने का ना तो टाइम था, ना वो तरीक़ाकार था। और टाइम अगर दिया जाता तो शायद जो सिस्टम सारा ये कर रहा था उसको ये था कि शायद टाइम दिया तो ये हो ही नहीं सकेगा। तो बस वो एक हेस्ट में बना केस था और एविडेंस नहीं आ सकी। और वाइट कॉलर क्राइम के इस केस से हट के भी मेरा शुरू से एक मौक़िफ़ है, मैं आपसे वैसे भी डिस्कस करता रहता हूँ कि वाइट कॉलर क्राइम पाकिस्तान में अगर आपने इसको क्राइम रखना है क्राइम की कैटेगरी में, और इसके लिए सेपरेट स्पेशल लॉ नैब जैसा रखना है, तो आपको इसके लिए कानून शहादत भी अलग लाना होगा। यह आपका 100 साल पुराना कानून शहादत जो है उसके ऊपर ये नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता जिसमें आपकी एक छुरी और फिंगरप्रिंट भी बरामद करें। कारपोरेट क्राइम हमेशा चीज़ों को छुपा के होता है, सामने रख के नहीं होता। उसमें एक्सपर्ट्स लिए जाते हैं जो चीज़ों को बेनामी रखते हैं, तरीक़ेकार से सब किया जाता है। उसमें कोर्ट कहती है कि आपने आप साइन बताएं कि ये प्रॉपर्टी मरियम नवाज़ ने खरीदी है, नवाज शरीफ ने खरीदी है, टाइटल डॉक्यूमेंट इनका बताएं। वो कहाँ से आएगा? वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहाँ से आएगा? और अगर कहीं या तो वो मुल्ज़मान के अपने कब्जे में होता है, वो नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, जैसा कि सोहेल रशीद साहब ने कहा, ये हेस्ट में चलने वाले केसेस थे। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद थी कि 6 माह में केस मुकम्मल किया जाए, फ़ैसला दिया जाए। 6 के बाद मज़ीद वक्त दिया गया 2 माह का, उसके बाद 1 माह का वक्त दिया गया। 9 महीने में ये केसेस जो हैं इनका फ़ैसला आ गया। नैब के पास इन्वेस्टिगेशन का टाइम नहीं था, JIT के पास महज 2 महीने का वक्त था। 2 महीनों में जो भी मवाद JIT के सामने आया वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दे दिया। तो उसका नतीजा आज ये हुआ है कि मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर इन केसेस में बरी हुए हैं, जबकि मियां नवाज शरीफ के लिए भी एवनफील्ड रेफरेंस में बरीयत का एक रास्ता हमवार हो गया है, क्योंकि अदालत ने बारहा एक सवाल किया कि ये बता दिया जाए कि मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ का उन प्रॉपर्टीज़ से क्या ताल्लुक़ बनता है। नैब के पास कोई शवाहिद, कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है जिससे वो मरियम नवाज़ या नवाज़ शरीफ का ताल्लुक़ उन प्रॉपर्टीज़ से जोड़ सकें। तो नाज़रीन, आज की समात का अहवाल और उस पर जो तज्ज़िया था वो अब तक इतना ही। मज़ीद भी अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।